मेरे पापा ने मुझे अपने पैरों पे खड़े होना सिखाया। डू यू नो हाउ टू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? डोंट वरी, I will teach you how we can translate Hindi sentences into English step by step. Make sure that you watch this video till the end and I assure you, you will learn a lot of things. Step by step किस तरीके से बिल्कुल आसान स्टेप्स में हम किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं इस वीडियो में आप सीखेंगे। मैं इसी तरीके से आपके सामने सेंटेंस प्रस्तुत करूंगा और फिर उनको बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश में आप बोलेंगे इंग्लिश के बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजेस, वर्ड्स और इडियम्स का यूज़ करते हुए। तो देखते हैं। तो जब भी ऐसे आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना हो तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। मेरे पापा ने मुझे, यानी पापा ने कुछ किया है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? माई फादर। माई फादर, माई फादर, सब्जेक्ट माई फादर। उन्होंने क्या किया? मुझे सिखाया, पैरों पे खड़े होना सिखाया। क्या सिखाया? ये बात की बात है। पहले इंग्लिश में आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बाद में आता है। माय फादर ने क्या किया? सिखाया। सिखाया यानी कि टीच, और टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट। टॉट, माय फादर टॉट, किसको सिखाया? मी, मुझे सिखाया। माय फादर टॉट मी, क्या सिखाया? कि पैरों पे खड़ा कैसे होते हैं। माय फादर टॉट मी टू स्टैंड ऑन माई फीट। माई फादर टॉट मी टू स्टैंड ऑन माई फीट। मेरे फादर ने मुझे सिखाया कि पैरों पे खड़ा कैसे हुआ जाता है, पैरों पे खड़ा होना सिखाया। वैसे ये तो हो गया लिटरली हम इसको बोल रहे हैं, बट ये भी वर्क करेगा। लेकिन इसके अलावा आप सोचो थोड़ा कि क्या सिखाया उन्होंने। उन्होंने एक्चुअली में मुझे इंडिपेंडेंट होना सिखाया है। उन्होंने मुझे सेल्फ रिलायंट होना सिखाया है कि मैं अपने बलबूते पर रहूं, दूसरे के सहारे ना रहूं। तो हम इन वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो बनाते हैं, इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस बनाते हैं। माई फादर टॉट मी टू, क्या सिखाया? टू बिकम इंडिपेंडेंट। उन्होंने मुझे सिखाया कि इंडिपेंडेंट कैसे बना जाता है। माई फादर टॉट मी टू बिकम इंडिपेंडेंट और टू बिकम सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट, when a person is self-reliant, he doesn't need anybody. He can do anything that he needs to do. So he is independent, self-reliant. Okay, he is not living off anybody else's money. He earns for himself. He can cover his expenses on his own. So my father taught me to become independent or self-reliant. अच्छा, self-reliant को यहाँ पे मैंने by mistake slash लगा दिया। इसको ऐसे लिखना है सीधा, self-reliant, self-reliant with a hyphen between these two words. Self-reliant. My father taught me to become self-reliant. Are you self-reliant? अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। इस सेंटेंस को देखो ये कैसा है। ये थोड़ा अलग टाइप का सेंटेंस है। इसमें आप किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हो। जैसे जब आप किसी को बोलते हो दरवाज़ा खोल दो, तो आप इंग्लिश में उसके लिए क्या बोलते हैं? भाई याद करो, आप वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। ओपन द डोर, दरवाजे को खोल दो। दरवाजे को बंद कर दो, क्लोज द डोर। ये आएगा क्लोज द डोर। इन सेंटेंसेस में आप क्या बात नोटिस कर रहे हो? एक बार देखो कि आप क्या बात नोटिस कर रहे हो। ओपन और क्लोज, यानी कि जो भी वर्ब्स हैं इन सेंटेंसेस में, उनसे सेंटेंस शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे सेंटेंस है जिसमें आप किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हो। तो वैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जिम्मेदारियों को निभाओ। जिम्मेदारियाँ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको निभाना मतलब उनको फुलफिल करना। तो हमारा वर्ब फुलफिल है, इसका मतलब हम वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। हमने पहले बोला फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करो। आप फुलफिल की जगह कोई और वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कोई और से मेरा मतलब है उनको हैंडल करो, हैंडल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर टेक केयर ऑफ़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टेक केयर ऑफ़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हैंडल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, और डू योर ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ड्यूटीज़ बोला जा सकता है। सो इस तरह हमें बनाना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। शेर को दूर से देखो। शेर को देख रहे हो, शेर को देखने में मज़ा आ रहा है, मतलब आप शेर को कंटिन्यूसली देख रहे हो। वॉच का यूज़ करो, तो आप कहेंगे वॉच द लायन। वॉच द लायन। अच्छा, कुछ लोग इसको लॉयन बोलते हैं। लॉयन नहीं होता है ये, लायन। वॉच द लायन, दूर से देखो। दूर से, दूर से को क्या बोलेंगे? फ्रॉम अफार। अफार यानी दूर से, फ्रॉम अफार। अच्छा, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फ्रॉम अ डिस्टेंस। फ्रॉम अ डिस्टेंस, वॉच द लायन फ्रॉम अ डिस्टेंस।
एक डिस्टेंस को मेंटेन करके उसको देखो, फाइन, अदरवाइज ही माइट डिवावर यू। सो वॉच द लायन फ्रॉम अ डिस्टेंस और वॉच द लायन फ्रॉम अफार। उसे दुख का एहसास मत होने देना। यहाँ पर भी ये वही है, हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, ना करने के लिए बोल रहे हैं। तो जब कहना होता है दरवाज़ा मत खोलो तो डोंट ओपन द डोर। डोंट से शुरू हुआ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मत होने देना, तो ये भी होगा डोंट से शुरू। डोंट, मत होने देना, कुछ ना होने देना। कुछ होने देने को इंग्लिश में लेट बोलते हैं, डोंट लेट। उसको दुखी मत होने देना, डोंट लेट हिम फील सैड या फिर ब्लू। उसे ब्लू फील मत करने देना, उसे सैड फील मत करने देना। When someone feels blue, it's the same thing as saying he's feeling sad. Don't let him feel sad or don't let him feel blue. ठीक है, रोकना इस चीज़ को, उसे दुखी होने से रोकना। तो एक दूसरा तरीका बताता हूँ, आप बोल सकते हैं keep him from feeling sad. Keep him from feeling sad मतलब ऐसा होने से रोकना, उसको रोने से रोकना। Keep him from crying, उसको चोरी करने से रोकना। Keep him from stealing, तो उसको सैड होने से रोकना। Keep him from feeling sad। इस तरह उसे दुख का एहसास मत होने देना। देखना, बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना कि वो दुखी ना हो जाए। जब आप किसी को ऐसे बता रहे होते हैं ध्यान रखना ऐसा ना हो, तो आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, मेक श्योर। यानी ये मेक श्योर करना, ये सुनिश्चित करना, मेक श्योर दैट ही डजंट फील डिस्पॉन्डेंट। डिस्पॉन्डेंट भी सैड होता है। Okay, this reminds me that someday in the past I made a video on synonyms of sad. What are the other words you can use in place of the word sad when you want to say someone is sad? If you want to watch that video, you can watch it. I'll provide the link somewhere here on the top of my head, on the right or on the left. So, despondent. Make sure that he doesn't feel despondent. वो मेरा लगता है क्या लगता है वो मेरा, कौन है वो मेरे लिए। तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे हु इज़ ही टू मी। मेरे लिए वो क्या लगता है, मेरा क्या लगता है वो। जैसे वो मेरा भाई लगता है तो कहते हैं ही इज़ अ ब्रदर टू मी। लाइक गुस्से में हम ये भी बोल सकते हैं व्हाट इज़ ही टू मी, व्हाट इज़ ही टू मी। है क्या वो मेरे लिए, व्हाट इज़ ही टू मी और हु इज़ ही टू मी। फाइन, यू कैन यूज आइदर ऑफ दीज वर्ड्स हियर, हु और व्हाट, लाइक इट डजंट मैटर मच। हु इज़ ही टू मी और व्हाट इज़ ही टू मी। उसकी तो जवानी ढलती नहीं, उसकी जवानी ऐसी है जैसे ढलती नहीं। अब वैसे जवानी तो ढलती है नेचुरली, बट ऐसा लगता है, उसको देखकर लगता है कि उसकी जवानी नहीं ढलती। देखो कैसे कहेंगे, ही डजंट, क्योंकि नेगेटिव है, ही के बाद आ गया डजंट। ऐसा लगता नहीं है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। प्रतीत होना या लगना, इसे इंग्लिश में सीम कहते हैं। ही डजंट सीम, क्या नहीं हो रहा होता है, ऐसा लग नहीं रहा होता है कि उसकी जवानी ढलती नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि वो बूढ़ा ही नहीं होता, वो ग्रो ही नहीं करता है, वो ओल्ड नहीं होता है। ही डजंट सीम टू ग्रो ओल्ड, ऐसा लग रहा है कि वो ओल्ड ग्रो ही नहीं करता। ही डजंट सीम टू ग्रो ओल्ड। या फिर हम डायरेक्ट सेंटेंस कहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट जवानी को भी बनाया जा सकता है। जवानी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूथ। तो सेंटेंस क्या होगा, हिज यूथ, यानी उसकी जवानी। डजंट सीम, प्रतीत नहीं होती है कि वो जा रही है, कहीं गायब हो रही है। डजंट सीम टू फेड अवे, हिज यूथ डजंट सीम टू फेड अवे। उसके यूथ को देखकर ऐसा लगता है उसकी जवानी ढल ही नहीं रही है। हिज यूथ डजंट सीम टू फेड अवे और ही डजंट सीम टू ग्रो ओल्ड। वो तो हमेशा जवान बना रहता है, जवानी से भरा रहता है, यूथफुल रहता है बिल्कुल। तो आप क्या बोल सकते हैं, ही रिमेन्स यूथफुल, ही रिमेन्स यूथफुल। हिज यूथ डजंट सीम टू फेड अवे, ही डजंट सीम टू ग्रो ओल्ड, ही रिमेन्स यूथफुल। उसने 2 साल से कोई तरक्की नहीं की है। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए हमने हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म लगानी है। ही के साथ आता है हैज़, ही हैज़। नेगेटिव है तो नॉट आ गया। तरक्की नहीं की है। अब तरक्की करने को इंग्लिश में मेक प्रोग्रेस या प्रॉस्पर या थ्राइव कहते हैं। तो यानी उसने कोई प्रोग्रेस नहीं की है। ही हैज़ नॉट मेड एनी प्रोग्रेस। ही हैज़ नॉट मेड एनी प्रोग्रेस 2 साल से, for 2 years. He has not made any progress for 2 years. 2 साल से उसने कोई प्रोग्रेस नहीं की, कोई उन्नति नहीं की, वो आगे नहीं बढ़ा। और मेक प्रोग्रेस को आप नॉर्मली कह सकते हैं गेटिंग अहेड, आगे बढ़ना। तो इसकी जगह आप क्या बोल देंगे, he has not got ahead. He has not got ahead
for 2 years. यानी वो 2 साल से आगे नहीं बढ़ा है. He hasn't got ahead for 2 years, or he hasn't prospered, he hasn't thrived, he hasn't gone anywhere, he hasn't got anywhere. Okay, so he's in the same position as he was 2 years ago. So he hasn't got ahead, he has not made any progress for 2 years. छोटी छोटी बातों पे मत रोया कर. यहाँ भी ये सेंटेंस मत से शुरू हो रहा है. दरवाज़ा बंद मत करना. डोंट क्लोज द डोर. डोंट से शुरू हुआ तो मत रोना. डोंट से शुरू होगा. डोंट से हमने शुरू किया डोंट क्राई. डोंट क्राई. वैसे यहाँ पे लिटरली ये नहीं है कि वो आंसू बहा के रो ही रहा है. हो सकता है हम कह रहे हैं कि इतना दुखी मत होना, मत रोना कि ऐसा है ऐसा है. उसको लेमेंट करना बोलते हैं. जब कोई छोटी छोटी बात पे रोता रहता है ना, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, दुनिया ख़राब है, ये ख़राब है, टाइम ख़राब है, मतलब वो लेमेंट कर रहा है. सो डोंट क्राई और डोंट लेमेंट छोटी छोटी बातों पे. इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए ओवर स्मॉल थिंग्स. डोंट क्राई और डोंट लेमेंट ओवर स्मॉल थिंग्स. छोटी छोटी चीज़ों पे रोया मत करो. अच्छा, छोटी छोटी चीज़ों को हम इंग्लिश में ट्राइफल्स भी बोलते हैं. ट्राइफल्स. तो आप सीधा बोलो डोंट क्राई ओवर ट्राइफल्स. डोंट क्राई ओवर ट्राइफल्स. अच्छा, इसकी जगह लेमेंट की जगह कोई दूसरा वर्ड मैं आपको बताता हूँ. आप बोल सकते हैं डोंट गेट वर्कड अप. वर्कड अप हो जाने का मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाना होता है. एकदम चिंता करने लगना. क्यों रोने लगता है यार? डोंट गेट वर्कड अप ओवर सो स्मॉल थिंग्स. डोंट गेट वर्कड अप. डोंट क्राई. डोंट लेमेंट. डोंट बी सो स्ट्रेस्ड आउट. ओके, इनमें से कोई आप वर्ड यूज करके ये बोल सकते हैं. ये मेरे खाते में जोड़ देना. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पैसे नहीं देता, बोलता है भाई ये मेरे खाते में जोड़ देना, बाद में दे दूंगा. इसको ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खाते को टैब बोलते हैं. पुट इट ऑन माई टैब. Put it on my tab, or if you are maintaining an account for me, add it to my account or put it on my tab. It means I will pay for it, but I won't pay today, I will pay later. Put it on my tab. मुझसे तो मुंह मोड़ लिया, अपने बच्चों से तो मुंह मत मोड़ो. जब कोई किसी से मुंह मोड़ लेता है मतलब उनकी उसको पड़ी नहीं है, उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है या उनसे मिलता जुलता नहीं है, बात नहीं करता है. इंग्लिश में एक इडियम यूज करो. यहाँ पर हमें बोलना है मुझसे तो मुंह मोड़ लिया, यानी आपने मुझसे तो मुंह मोड़ लिया. कई बार क्या होता है हम ऐसे बोल रहे हैं मुझसे तो मुंह मोड़ लिया, लेकिन किसने मोड़ लिया? अपने बच्चों से तो मुंह मत मोड़ो. मतलब मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसने मोड़ लिया, यानी सब्जेक्ट मेरा यू है, तो हमें खुद समझना पड़ता है. द सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड इन सच सिचुएशंस. यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट द सब्जेक्ट इज एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू दैट. इज इट? मुझसे तो मुंह मोड़ लिया मतलब आपने कुछ किया है, तो सेंटेंस यू से शुरू हुआ. मुझसे मुंह मोड़ लिया, किसी से मुंह मोड़ लेना. इंग्लिश में एक इडियम यूज करो. एक इडियम होता है टर्न योर बैक ऑन समवन. मतलब उनकी मदद ना करना, उनसे मुंह मोड़ लेना. ठीक है. यू टर्न की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी. यू टर्न योर बैक ऑन मी. यू टर्न योर बैक ऑन मी. यू स्टॉप्ड टेकिंग केयर ऑफ मी. यू स्टॉप्ड लुकिंग आफ्टर मी और केयरिंग अबाउट मी. यू टर्न योर बैक ऑन मी. Now you don't listen to me anymore. You don't care about me anymore. You don't come to help me anymore. So you turned your back on me. कम से कम अपने बच्चों से तो मुंह मत मोड़ो. तो इसको क्या बोलेंगे? Don't turn your back on at least your children. Your children. Don't turn your back on at least your children. कम से कम अपने बच्चों से तो मुंह मत मोड़ो, उनकी तरफ तो पीट करके खड़े मत हो. Okay? So try to be there for them. So don't turn your back on your children. You turned your back on me, but don't do the same thing to your children. You shouldn't do it. So friends, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने में मज़ा आया है और आपने ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ सीखा है. इसी तरह आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें एंड यू कंटिन्यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. सो बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.